गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको सीटेट एग्जामिनेशन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की तैयारी कितनी इजी बने, क्योंकि अभी हमें समय रह नहीं गया है और हमें बहुत ही जल्दी तैयारी करनी है। तो मैं यहाँ पे आई हूँ आपके पास बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े 30 क्वेश्चंस लेकर और उसके डिस्कशन करते हुए। चलिए, अगर आप वीडियो में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसी तरह मैं आपको बैक टू बैक आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो क्या होता है इसका आंसर? शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा की बात करें तो शब्दावली विद्यालय का संपूर्ण कार्य एवं पाठ्यक्रम जिससे विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करता है। तो संपूर्ण कार्यक्रम जो आप प्राप्त करते हैं वो हमारा नंबर 2 आंसर होता है। आप प्लीज कमेंट में आप आंसर नंबर केवल डालते जाएं, सो दैट मैं देखती जाऊंगी कि आप सही डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो। ठीक है, तो पहले का आंसर होगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है किस पे? जो हमारी नीचे वाली जो कक्षाएं होती हैं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे आधारित होती है। तो विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे आधारित होती है, वो है हमारा आंसर नंबर थर्ड। सो नंबर 2 का आंसर होता है नंबर 3। चलिए हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाएं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? मैं इस बार बाल विकास से क्वेश्चंस लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो मैथ्स निकाल लेते हैं, ईवीएस का क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश भी कर लेते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चंस कुछ होते हैं ट्रिकी। मैंने आपको 30-30 के सेट में हमेशा मैं बैक टू बैक वीडियोस लेके रहूंगी, इसलिए आप प्लीज़ मेरे वीडियो में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी। चलिए आंसर में चलते हैं। जो नंबर 3 है वो है कि बच्चे द्वारा जो अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं का आधार होता है वो नई स्थितियों के प्रति अनुक्रिया करना सीखने के प्रभाव के नियम से संबंधित है। तो सीखने के प्रभाव का नियम हमारा नंबर 2 है। नंबर 3 का आंसर होता है नंबर 2। आप भी प्लीज कमेंट में लिखते जाना कि आंसर क्या होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट है नंबर 4, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो हमारे 4 तरह के मानसिक है, गणितीय है, पठन है। तो डिसलेक्सिया पठन विकार ये है एक रैंकिंग डिसऑर्डर होता है, जो कि हमें एक रैंकिंग डिसऑर्डर होता है और यह एक जैसे कि एक पठन विकार है और जिसका प्रकटीकरण जैसे वाणी में बोलने में दिक्कत होती है और ये सारी चीजें होती है। तो डिसलेक्सिया एक पठन विकार है जिसका आंसर नंबर 3 होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा नेक्स्ट नंबर 5 है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं उनकी शिक्षा कहाँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए, किस तरह से? तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जैसे कि भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा विशेष बालकों की शिक्षण के लिए जो प्रविधि अपनाई है उसमें प्रमुख है, जैसे विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा ये हमारा सही आंसर होगा, पढ़ाई जानी चाहिए। तो इसमें आपका आंसर नंबर 4 होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है नंबर 6। आकलन की उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए प्रति सचेत होना चाहिए किससे? आकलन की उपयोगी और रोचक प्रक्रियाओं को बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो हमें आकलन के विद्यार्थियों को शैक्षिक एवं सह शैक्षिक ज्ञान के प्रति सचेत होना चाहिए। तो शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी देना,
ये है हमारा आंसर नंबर 3। तो हमारा आंसर नंबर 3 ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है क्या? तो सृजनात्मक विचार, ये तो है। अभिव्यक्ति में नवीनता, ये भी है। जिज्ञासा, जिज्ञासा तो हमेशा रहना चाहिए। ये हमारा नंबर 2 जो एकदम मैच नहीं करता है वो है दूसरों के साथ झगड़ना है। इट्स वेरी इजी। सो 7 का आंसर नंबर 2 होगा। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं और इसका श्रेय किसको जाता है? तो जब सृजनात्मक कार्य होता है तो इसका श्रेय हमेशा जिन पियाजे, जिन पियाजे जो कि हमारा नंबर 1 है, वो हमेशा सृजनात्मक कार्य के प्रति हमेशा बोलते हैं। तो हमारा 8 का आंसर नंबर 1 होगा। चलिए नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कृतिका अक्सर घर से ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफी बातें करती है। यह किस चीज को दर्शाता है? तो हो सकता है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। दूसरा है शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कृतज्ञ को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। और चौथा है उसके द्वार उस विचारों को विद्यालय में ही मान्यता मिलती है, सुना जाता है, इसलिए वो वहां करना चाहती है। तो आंसर नंबर 4 होगा। ठीक है। चलिए अब नंबर 10 के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? तो जो हमारा है प्रयास करना चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य के साथ संबंध है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य हमारा नंबर 4 है। तो हमारा नंबर 4 आंसर सही होगा। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोखने की प्रक्रिया यानी सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? तो सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है? अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है, जो आगे चलकर जीवन का कारण और परिणाम बदल सकते हैं। तो जीने का कारण और परिणाम बदल सकते हैं, तो प्रति में रुचि का विकास करता है। तो हमारा आंसर नंबर 4 होगा करेक्ट आंसर। आप प्लीज़ चैनल में नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको बैक टू बैक इसी से रिलेटेड वीडियो मिलती जाएगी। और आप प्लीज़ कमेंट में आंसर नंबर भी लिखते जाना। हाँ, अब नेक्स्ट है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। तो कब हो सकता है? तो सीखना यदि वास्तविक दुनिया में से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए और विद्यार्थियों को एक दूसरे से अंतःक्रिया कराकर शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं, तभी सैद्धांतिक ज्ञान की व्यवहारिक परिणति होगी। तो हमारा तो जैसे कि अंतःक्रिया में लाया जाए, तो ये हमारा आंसर नंबर 1 बहुत ही सटीक होता है। तो 12 का आंसर नंबर 1 है। अब 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो हमें जैसे कि शैक्षिक संस्थानों में एकमात्र स्थान ऐसा होता है जहां हमें सीखते हैं, और सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मनानी चाहिए। तो हमारा जो 13वां है स्थान अधिगम प्राप्त होता है, ये सही करेक्ट आंसर है। अब जो हमारा 14वां क्वेश्चन है वो है 5वीं कक्षा के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए। तो दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को क्या होना चाहिए? तो सामान्य रूप से व्यवहार कर देना चाहिए और उनको ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करा देनी चाहिए। तो जो हमारा सीडी वाला आंसर है वो नंबर 3 के साथ मैच करता है। सो 14 क्वेश्चन का जो आंसर है वो नंबर 3 है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक होते हैं वो धैर्य और दृढ़ता, मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही पेशेंट होना चाहिए। तो जो हमारा नंबर 2 है वो सही आंसर है। तो सही आंसर हमारा नंबर 2 होगा। ठीक है। नंबर 16, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो 16वां जो क्वेश्चन है चिंतन प्रारंभ करता है, उसे
ही मृत सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो जो हमारा मृत वाला ऑप्शन है वो है नंबर 4। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर नंबर 4 होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, और कुछ शिक्षार्थियों एक साथ बैठते हैं और चर्चा या सामूहिक पठन करते हैं, लेकिन कुछ चुपचाप बैठकर अपना अपना पढ़ते हैं, और एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए, कौन सा तरीका सबसे बेहतर होता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो हमारे अभिभावक होते हैं उनको बहुत सारी चीजें नहीं होती, तो अभिभावक को चाहिए कि उन्हें शिक्षक के चीज पे विश्वास करना चाहिए, और अगर उन्हें फिर भी उन्हें प्रॉब्लम है तो वो उनसे डिस्कस करें। तो ये हमारा नंबर 3 होता है, चर्चा करें। तो ये हमारा 17वां क्वेश्चन का आंसर होता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया है किसने? तो सीखने की अंतर्दृष्टि को बढ़ावा हमेशा हमारा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, इन्होंने हमेशा बढ़ावा दिया है। तो हमारा 18वां आंसर होगा नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की बौद्धिक विकास की जो 4 अवस्थाओं को पहचान की गई है वो किसके द्वारा की गई है? तो हमारे बच्चों की चारों अवस्था की, लाइक पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पौर्यावस्था, ये सारी अवस्थाओं को ये माना गया है पियाजे के द्वारा। तो जो हमारे नंबर 4 है, नंबर 19 का आंसर होगा। ठीक है। अब निम्नलिखित में से किस अवस्था में समवयस्क समूह के सक्रिय हो जाते हैं? कब सक्रिय होते हैं? तो सक्रिय तो तभी होते हैं किशोरावस्था में, ये सक्रिय हो जाते हैं। तो 20वां का आंसर नंबर 1 होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माल का भूमिका निभाना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? तो 21 का है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका अंतमुखी भूमिका निभानी चाहिए। तो हमें हमारा आंसर जो है नंबर 2 होगा। ठीक है। माता पिता की भूमिका अंतमुखी होती है, अग्रोन्मुखी होती है, तो वो होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कभी ना समाप्त होने की प्रक्रिया है, और यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार जो संबंधित है, विकास एक सतत प्रक्रिया निरंतर चली रहती है और कभी ना समाप्त होने वाली होती है। तो निरंतरता का सिद्धांत, ये है हमारा 22 क्वेश्चंस का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है कब? तो इस व्यवहार को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया विद्यालय एवं कक्षा, जो हमारा क्लास होता है उसका का इन्वॉल्वमेंट। तो हमारा नंबर 2 जो आंसर है वो सबसे सटीक आंसर होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है? तो जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखते हैं वो बुद्धिमान होते हैं क्या? या वो जो प्रवाहपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखते हैं, या वह जो अमृत रूप से सोचते हैं, या जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेते हैं? तो आप बताएं, 24 वाला जो होता है लक्षण नहीं है, तो जो लक्षण नहीं है, जो रटा मारता है, वो बुद्धिमान बच्चों का डेफिनेटली लक्षण नहीं है। ठीक है। तो 24 क्वेश्चन का आंसर होगा नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। डैश को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, किसको? तो संकेतक माना जाता है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने के को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो जो नंबर 3 है, 25 का आंसर होगा नंबर 3। हमेशा प्रश्न पूछना चाहिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमेशा शिक्षकों से पूछना चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से बच्चे का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंध नहीं है हमारा
जो नंबर थर्ड है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, और बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध में। तो ये जो नंबर थर्ड वाला जो आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है, मन का मानचित्रण संबंधित है किससे? तो मन का मानचित्रण संबंधित है नंबर फोर है, जो कि मन की क्रियाशीलता पे अनुसंधान करना, इससे संबंधित है। तो हमारा आंसर ये है, मन को का क्रियाशीलता पे से अनुसंधान करना ही मन का मानचित्रण है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो जो हमारा सबसे बेहतर तरीका है वो है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न अशिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, और विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर आता है वो है नंबर वन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अवस्था में बच्चा अमृत संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो 7 से 11, 11 वर्ष से ऊपर, जन्म से 2 वर्ष और 2 से 7 वर्ष। तो जो जिन प्याजे हैं उनके अनुसार 11 वर्ष के ऊपर औपचारिक सक्रियता तक, यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब जो हमारा लास्ट है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? तो सृजनात्मक का पोषण करता है, प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाएं होती हैं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर को उपलब्ध कराना, तो सृजनात्मक का पोषण करता है। तो जो हमारा नंबर 2 है, तो ये हमारा 30/30 है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।